नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में सरकार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा। डॉन न्यूज़, समा टीवी, जियो न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध। भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने पर हुई कार्रवाई। पहलगाम पर कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल पर बीजेपी का करारा वार। कहा, कांग्रेस नेताओं के बयान असंवेदनशील और बेशर्मी भरे। पाकिस्तानी मीडिया भारत को बदनाम करने के लिए कर रहा इस्तेमाल। देश की सुरक्षा की दिशा में एक और बड़ा कदम। फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का सौदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली में बुजुर्गों को तोहफा। दिल्ली सरकार ने शुरू की आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा 10 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए पद्म सम्मान। 2025 के पद्म सम्मानों के लिए चुने गए लोगों में से पहले चरण में तमाम विशिष्ट हस्तियों को मिले सम्मान। 4 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 57 को पद्मश्री। औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी खबर। मार्च महीने में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी की दर रही 3%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3% बढ़त तो बिजली उत्पादन में 6.3% की बढ़ोतरी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो सेना और सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक कश्मीर में 10 आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा चुका है, तो करीब 200 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो रही है। इधर दिल्ली में भी बड़ी बड़ी बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो सुरक्षा के मामलों पर विस्तार से बात हुई। इससे पहले कल सीडीएस ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से इन बैठकों के सिलसिले को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत की रणनीति तैयार, आतंकिस्तान पर होगा फाइनल प्रहार। भारत है तैयार, आतंक का होगा संहार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है और एक के बाद एक तमाम बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में सरकार आगे की रणनीति तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच यह बैठक करीब 40 मिनटों तक चली। पीएम मोदी के पास जाने से पहले रक्षा मंत्री ने सोमवार को ही आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से रक्षा मंत्रालय में मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से सेना की तैयारियों, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कदमों और सीमाओं की स्थिति की जानकारियां ली। गौरतलब है कि पाकिस्तान की सेना पिछले 4 दिनों से नियंत्रण रेखा के उस ओर गोलीबारी कर रही है। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। गोलीबारी का यह सिलसिला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ। रविवार को भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इन सब के बीच पहलगाम हमले की तेजी से जांच भी जारी है। एएनआई सूत्रों के अनुसार बैसरन घाटी में पर्यटकों के लिए वीडियो रील बनाने वाला एक वीडियोग्राफर अब जांच एजेंसी का गवाह बनकर सामने आया है। सूत्रों के अनुसार उसमें पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। घाटी में जिस समय हमला हुआ उस समय कितने मोबाइल नेटवर्क और सिम एक्टिवेट थे, उससे प्राथमिक जानकारी ये आई है कि आतंकवादी आपस में और अपने आकाओं के साथ सैटेलाइट फ़ोन से संपर्क में थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन किया गया। प्रस्ताव में कहा गया,
ये सदन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है तथा इस जघन्य और कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इस तरह के आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र, हमारे संविधान में निहित मूल्यों तथा एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से जम्मू और कश्मीर तथा हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि यह सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों के इस कायराना हमले से फिर से प्रदेश में शांति भंग हो गई है। उन्होंने कहा कि 26 साल में पहली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस तरीके से लोगों को आतंकवाद के खिलाफ बाहर आते देखा है। ये 22 रन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो है ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, देयर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। बीजेपी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। पाकिस्तान को और आतंकवादियों के सरगनाहों को संदेश दे दिया है, किसी भी आतंकवादी घटना को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भारत की ओर टेढ़ी आंख करके देखेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस बीच देश भर में पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट, दिल्ली में यूथ कांग्रेस और अहमदाबाद में वीएचपी ने हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं पहलगाम आतंकी हमले का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पहलगाम हमले का सच दिख रहा है कि कैसे आतंकियों ने बैसरन घाटी में मौत का तांडव मचाया। जैसे ही जिप ऑपरेटर ने 3 बार अल्लाहू अकबर बोला, फायरिंग शुरू हो जाती है। जिप लाइन ऑपरेटर से पूछताछ एनआईए करेगी, साथ ही पर्यटक ऋषि का भी बयान दर्ज किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद से पूरा देश एक सुर में आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ बोल रहा है, तो ऐसे में कुछ कांग्रेसी नेताओं के बयानों ने विवाद पैदा कर दिया है। इस आतंकी हमले को लेकर बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने बयान दिया है कि आतंकियों ने लोगों को मारने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा होगा। तो कोई कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं, शांति करनी चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को आहत करने वाले पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान से पूरे देश में रोष है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। आतंक पर कांग्रेस नेताओं के बयान, मचा सियासी घमासान। जब पहलगांव पर देश एकजुट, तो अपने नेताओं के बयान से कांग्रेस है बैकफुट। पहलगाम हमले पर देश भर में गुस्सा है। देश इस मसले पर एकजुट है। कांग्रेस समेत सभी दलों ने इस मसले पर सरकार के रुख के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के बयान इस समय पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहे हैं। चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो, कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री आरवी तिम्मापुर हो, कांग्रेस के सीनियर लीडर वीके हरिप्रसाद हो, मणिशंकर अय्यर हो, या फिर महाराष्ट्र के कांग्रेसी विधायक विजय वडेट्टीवार, ये सब अपने अपने बयानों से पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। आपको सुनाते हैं विजय वडेट्टीवार का वो बयान। बात क्या करते हैं, तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। इस्लामी आतंकियों का पक्ष लेने में वे अकेले नहीं हैं। कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तान आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी जता चुके हैं।
पाकिस्तानी मीडिया में वाहवाही पाने वाले कांग्रेसी नेताओं में कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरवी तिम्मापुर भी शामिल हैं। तिम्मापुर ने यह जोर देकर कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आतंकियों ने लोगों पर गोली चलाने से पहले धर्म पूछा होगा। इसके पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कड़े सुरक्षा उपाय तुरंत किए जाने चाहिए। हम युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं है, शांति होनी चाहिए। जाहिर है कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो कांग्रेस के नेतागण यहाँ बोलते हैं, सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं। पाकिस्तानी जो है हमारे लोगों का हत्या करते हैं और उनकी आरती उतारनी चाहिए। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं और एक ही नारा है, कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं। सिद्धारमैया देशभक्त है कि देशद्रोही, ये पता करना चाहिए लोगों। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद विजय वडेट्टीवार पलट गए और उन्होंने कहा कि आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर इसलिए मारा ताकि भारत में दो धर्मों के बीच विवाद पैदा हो और भारत को नुकसान पहुंचे। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। वे केवल अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ऑल पार्टी मीटिंग में आकर बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम सरकार के साथ है, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करनी है कीजिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी के ही इशारे पर उनके सबसे खास नेता या तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं या तो हिंदू पीड़ितों का मखौल और मजाक उड़ाते हैं। हमने ये कहा कि इस संवेदनशील समय में हमें एक होना, एकजुटता की जरूरत है, एक सामूहिक संकल्प की जरूरत है। ये बात सही है, कुछ यहाँ वहाँ कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद वैश्विक समुदाय भारत के समर्थन में खड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है। ऐसे समय में देश के भीतर से इस तरह के बयान पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट में जहां डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के फैसले लिए गए थे, तो आज भारत सरकार ने पाकिस्तान का गलत एजेंडा चलाने वाले करीब 1.5 दर्जन यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान अपनी हरकतों को जायज़ ठहराने का एजेंडा चला रहा था, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक करके उसके एजेंडे के मंसूबों को फेल कर दिया है। भारत ने भ्रामक, भड़काऊ और गलत सूचनाएं देने वाले पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों के कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सरकार की नजर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, जो भ्रामक खबर दे रहे हैं। ये प्रतिबंध गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद लगाया गया है और इसमें प्रमुख समाचार आउटलेट और पत्रकार शामिल हैं। प्रतिबंधित किए गए प्लेटफॉर्म में समाचार आउटलेट डॉन, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज और सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल शामिल हैं। पत्रकार इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीफ फारूक के यूट्यूब चैनल भी प्रतिबंधित किए गए हैं। जिन अन्य हैंडल पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और रजी नमा शामिल है। तमाम दलों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पहली जो हमारी सरकारें थी मोदी जी के आने से पहले, वो थोड़ी सी नाराजगी करती थी, फिर बातचीत शुरू हो जाती। इस बार ही कोई टेरर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर उस पर बैन लगाया गया तो ठीक है। ये भाई पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में क्यों चलना चाहिए? और जाहिर सी बात है वो इस हमले को सही नहीं मानेंगे। वो आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा पोषित थे, वो नहीं मानेंगे। जो भी देश के खिलाफ चीजें हैं उनको निश्चित तौर से प्रतिबंधित करना चाहिए। पूरे देश के साथ सब लोग खड़े हैं।
वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को मिलिटेंट्स कहा था, जिस पर विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन ने बीबीसी को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में बीबीसी से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता और सटीकता का पालन करे। एक्सपीडी ने चेतावनी दी है कि बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भविष्य में बारीकी से निगरानी रखी जाएगी। भारत सरकार ने साफ किया है कि आतंकवादियों के लिए मिलिटेंट्स जैसे शब्द अस्वीकार हैं और ये देश की भावनाओं के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहलगाम में कायराना हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब कुछ पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के खिलाफ भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर झूठा दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना की तैयारियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक हो गए हैं। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक में ये दावा केवल झूठा साबित हुआ है। भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को नई धार दी है। नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों का सौदा भारत ने आज फ्रांस के साथ किया है। इस डील पर भारत 63,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षरित इस समझौते में प्रशिक्षण, सिमुलेटर, हथियार शामिल हैं। इसमें भारतीय वायुसेना के मौजूदा राफेल बेड़े के लिए उपकरणों को अपग्रेड करने का भी प्रावधान है। इन विमानों के आने के बाद भारत की रक्षा पंक्ति और मजबूत होगी। भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को धार देते हुए फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को खरीदने का ऐतिहासिक समझौता किया है। गुरुवार को नई दिल्ली के नौसेना भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो ने एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों में से 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षरित इस समझौते में प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, संबद्ध उपकरण, हथियार और प्रदर्शन आधारित रसद शामिल हैं। इसमें भारतीय वायुसेना के मौजूदा राफेल बेड़े के लिए उपकरणों को अपग्रेड करने का भी प्रावधान है। भारत के आत्मनिर्भर विजन के अनुरूप ये सौदा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लेकर आया है। भारत स्वदेशी हथियारों को एकीकृत करेगा और राफेल के अलग अलग हिस्सों के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करेगा। साथ ही इंजन, सेंसर और हथियारों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल इकाइयां भी स्थापित करेगा। इससे हजारों नौकरियां पैदा होने और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल मरीन एक युद्ध विमान है। इसे समुद्री अभियानों में महारत हासिल है। वायुसेना के राफेल के साथ इसकी समानता निर्बाध प्रशिक्षण और रसद सुनिश्चित करती है, जिससे संयुक्त संचालन में वृद्धि होती है। वर्ष 2030 तक सभी 26 जेट भारत को मिल जाएंगे और चालक दल को फ्रांस में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस सौदे से भारत की नौसैनिक ताकत में बड़ा बदलाव आएगा। भारत की विमान वाहक पोतों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो देश की समुद्री प्रभुता को सुरक्षित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल मिलने के बाद नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। नौसेना को मिलने वाले ये फाइटर जेट भारतीय विमान वाहक पोतों आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत से संचालित किए जाएंगे। गौरतलब है, ये देश के नौसैनिक बलों के लिए पहला बड़ा लड़ाकू विमान अपग्रेड है। इससे भारतीय नौसेना किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक सशक्त बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ हो गया है। देश में आयुष्मान योजना लागू होने के बाद भी दिल्ली में उस वक्त की केजरीवाल सरकार ने इसे लागू नहीं होने दिया था, लेकिन बीजेपी ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए इसे दिल्ली में शुरू कर दिया है। 70 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जिसके तहत 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दिल्ली में प्रगति और खुशहाली के नए युग की शुरुआत हुई है। सोमवार से दिल्ली के रहने वाले 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को सालाना 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने लगा है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 से अधिक बुजुर्गों को प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड वितरित किए।
इस कार्ड के जरिए लाभार्थी सालाना 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकेंगे। आपका मन करे कोई ऐसी बीमारी है कि आपको अपना इलाज जाके मुंबई कराना है, हैदराबाद कराना है, उत्तर प्रदेश कराना है, जहां भी कराना है वो अस्पताल यदि उस सूची में रजिस्टर्ड है तो आप जा करके वहां इलाज कर सकते हैं। और ये पॉलिसी कैशलेस है, आपको कुछ भी पहले जमा नहीं कराना, आपको इलाज दिया जाएगा और उसका पेमेंट सरकार स्वयं करेगी। और ये जो योजना आपने जिसकी शुरुआत हो रही है, मैं समझता हूं ये सिर्फ भारत में नहीं विश्व भर में ये एक मॉडल के रूप में इट विल बी साइटेड। जैसे ही बुजुर्गों को प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड मिला, उनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुजुर्ग इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अब इलाज के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब लाभार्थी योजना से जुड़े दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पताल में बेफिक्र इलाज करा सकेंगे। कार्ड पाने वाले सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। अरे मुफ्ती होगा, जब कार्ड मिला तो होगा ही गाँव तो कार्ड मिल गया मुझे और फ्री में इलाज होगा। मोदी जी को धन्यवाद कहें और क्या। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो गरीब लोगों के धक्का खाते थे हॉस्पिटल कहीं भी हो ना, अब तो आराम से जाएंगे लाएंगे जहाँ मर्जी कर सकते हैं। मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत रात में सोनी है, इससे तो बढ़कर कोई भी चीज नहीं। जनता को सब तरह से सुखी रखने वाला प्रधानमंत्री जो पहली बार भारत को मिला। हम लोगों के सेफ हो गए, उम्र बढ़ गई। सोमवार को 100 से ज्यादा बुजुर्गों का प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड बन गया। दिल्ली के 100 से ज्यादा अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं। दिल्ली के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े देश के 30,000 अस्पतालों में इलाज की सुविधा ले सकेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दिल्ली का नागरिक होना और आधार कार्ड होना जरूरी होगा। कोई भी लाभार्थी आयुष्मान ऐप के जरिए भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में सोमवार को पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री पुरस्कारों से कुल 71 हस्तियों को सम्मानित किया। नागरिक अलंकरण समारोह के पहले चरण में वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस साल 139 व्यक्तियों का चयन पद्म पुरस्कारों के लिए किया गया है, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए। पहले चरण में 71 विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और कई विशेष अतिथि भी मौजूद रहे। सुजुकी मोटर के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय ओसामू सुजुकी, प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय पंकज उधास और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी उन 71 प्रमुख हस्तियों में शामिल थे जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध मलयालम लेखक MT वासुदेवन नायर को फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, संपादक और वक्ता को मलयालम भाषा, साहित्य और सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तेलंगाना के प्रख्यात गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को एंडोस्कोपी में उनकी अभूतपूर्व नैदानिक प्रगति और अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सुजुकी मोटर के पूर्व CEO ओसामू सुजुकी को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया। उनके बेटे और सुजुकी मोटर्स के CEO तोशिहिरो सुजुकी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। I'm extremely honored, happy and privileged to get this Government of India's recognition, Padma Vibhushan, and also to all the violinists, because I was told this is the first time a violinist is getting Padma Vibhushan. So it is for all the violinists in the past, now and the future, and also for my father who is responsible for making the Indian violin globally known. क्लासिकल फील्ड में भारत का तो अभी बहुत एडवांसेस हो रहे हैं
कहीं कहीं लाइक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में या कार्डियक डिजीज़ में या ऑर्थोपेडिक्स में हम वी आर एज गुड एज वेस्टर्न वर्ल्ड। जैसा अमेरिका में, यूरोप में जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, यहाँ पर भी सेम या बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है। फ्यूचर में हम बहुत एडवांसेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट को और मोदी साहब को आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। फिल्म निर्देशक शेखर कपूर, अभिनेता और आंध्र प्रदेश के विधायक नंदुमुरी बालकृष्ण, अभिनेता एस अचित कुमार, गायक पंकज उधास को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंकज उधास की तरफ से उनकी पत्नी फरीदा पंकज उधास ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। इसके अलावा पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न जगत की कुल 10 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। शुक्रिया अदा करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को और इंडिया गवर्नमेंट को जी मुझे ये पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ये जो पद्म भूषण मुझे दिया गया है ये और भी एनकरेजमेंट है, जो मैं कर रहा हूँ उसका शाबाशी है। We can never forget him. And I don't think the whole of the country will, or all over the world, they will forget him because his melodies will always be there. Yeah, I'm very grateful to them, very thankful to the government of India for having recognized his talent. कला जगत में डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, क्रिकेट खिलाड़ी R अश्विन सहित कुल 57 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गायिका जसपिंदर नरूला को कला के क्षेत्र में और प्रसिद्ध वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को उनके सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के भूमि पूजन का शुभ समय तय किया था। वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिकता पर अपने लेखन के लिए जाने जाने वाले अमेरिकी लेखक और शोधकर्ता स्टीफन नैप को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार मिला। सरकार को धन्यवाद देंगे कि इस उम्र में हमरे जैसी गरीब महिला को एक कला के तरह हमको अवार्ड मिला। इस काम को हम 39 साल से कर रहे थे, जो कि आज हमको इसका फल मिला। I feel grateful and thankful, as I said before. It means that all this work that I've done for the yoga community in Kuwait and all that I've given and the love that I have shared of yoga. उल्लेखनीय है कि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। हर साल ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, उद्योग, चिकित्सा और साहित्य जैसे कई क्षेत्रों में समाज के लिए सकारात्मक योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस साल 139 व्यक्तियों का चयन पद्म पुरस्कारों के लिए किया गया है, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक में पूर्व सैनिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास नीति, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य विषयों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव भी रखे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार एवं व्यापार मंत्री जे रेनॉल्ड्स के साथ बैठक की। बैठक के दौरान इस बैठक को उन्होंने भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया। बैठक के बाद गोयल ने एक्स पर कहा, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय चर्चा के लिए लंदन पहुंचा हूं। अपने पहले कार्यक्रम में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के व्यापार और व्यापार मंत्री जे रेनॉल्ड्स के साथ एक उपयोगी बैठक की, जिससे भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। दरअसल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ब्रिटेन, नॉर्वे और यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने और प्रमुख देशों के साथ व्यापार सौदों में तेजी लाने के लिए लंदन, ओस्लो और ब्रुसेल्स की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत को अंतिम रूप देना है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाते हुए केंद्रीय दूरसंचार, डाक और IT केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्ञान पोस्ट का अनावरण किया।
देश में 1 मई से ज्ञान पोस्ट की शुरुआत होगी। इस पोस्ट के जरिए एजुकेशन से जुड़ी कोई भी किताब को ज्ञानी पोस्ट के जरिए पूरे भारत में भेजा जाएगा। ज्ञान पोस्ट के जरिए लोग इसे ट्रैक भी कर सकते हैं और ये सुविधा काफ़ी सस्ती होगी। ज्ञान पोस्ट की सुविधा की सोच और विचारधारा डाक विभाग के द्वारा रखी गई है, जिसके आधार पर केवल जुड़ाव नहीं लेकिन किफ़ायती साधन ताकि शिक्षा के स्रोत आम जन तक पहुंच पाए। 1 तारीख के शुरुआत इस सेवा की जाएगी। गज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस गज़ेट नोटिफिकेशन के आधार पर 1 मई से ये सुविधा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। ये अभियान खासकर नेपाल सीमा से लगते ज़िलों में चालू है। इस अभियान की जद में बिना मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाएं भी शामिल हैं। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर हुई कार्रवाई तो श्रावस्ती में भी 17 अवैध मदरसों के अलावा 119 अवैध कब्जे मुक्त कराए गए। सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध संरचनाओं पर भी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 से 27 अप्रैल के बीच हुए विशेष अभियान में कई जिलों में बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाए गए हैं। सरहद की बेशकीमती भूमि पर इन लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था, जिन्हें अब सरकार ने मुक्त कराने का अभियान छेड़ा है। सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर दायरे में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई हुई है। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर हुई कार्रवाई तो श्रावस्ती में भी 17 अवैध मदरसों के अलावा 119 अवैध कब्जे मुक्त कराए गए। सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध संरचनाओं पर भी कार्रवाई हुई। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए, जिसमें से 2 ने स्वतः कब्जा हटाया तो शेष पर कार्रवाई हुई। अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जो मदरसे ऐसे संचालित हैं जिन पे अवैधानिक है, जो विधिपूर्ण तरीके से नहीं संचालित किए जा रहे हैं, उन पर सभी जगह कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जहाँ पर भी चाहे वो कोई मदरसे के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर कोई अवैध कृत्य हो रहा होगा तो निश्चित तौर से हम लोग उस पर संयुक्त अभियान में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 24 घंटे के अंदर प्रदेश में रह रहे 100% पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। वहीं अंतिम बचे एक पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को वापस भेज दिया जाएगा। पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी लगातार उस पर नजर रख रही हैं। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सोमवार को राजधानी दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अपर सचिव सज्जन यादव की पुस्तक स्केलिंग माउंट यूपीएससी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स का विमोचन किया। ये पुस्तक युवा आईएएस अधिकारियों की प्रेरक कहानियों का संग्रह है, जिन्होंने सभी बाधाओं के बावजूद दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा को पास करने में कामयाबी हासिल की। इस मौके पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के लिए भारत के शेर्पा अमिताभ कांत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये पुस्तक लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सार्वजनिक सेवाओं को और कारगर बनाने के लिए मूल्यांकन की भी उन्होंने वकालत की। जर्नी में हमने कई पड़ाव देखे। तब आज़ादी के समय में सरदार पटेल ने आप लोगों के बारे में कहा था स्टील फ्रेम है। अभी तो ऑल्टरनेटिव मटेरियल की जमाना आ गया,
अमिताभ कांत जी। हमें खुद को भी इवोल्यूट अपग्रेड करना पड़ेगा, हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। आज की समाज की आवश्यकता क्या है? हम जिस एस्पिरेशन से यहां ज्वाइन किए थे, क्या उस एस्पिरेशन को हम, उस एनर्जी को, उस प्रेरक तत्व को हमारी अंदर जिंदा कर पा रहे हैं क्या? मित्रों, जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती है। Each story is a testament to what drives us, an unrelenting desire to serve India, our country, and create a positive impact. As you will turn the pages, you will find encouragement in the journeys of these 7 heroes and heroines that recognize that their victories are not theirs alone. They belong to all of us who strive for excellence and the betterment of our society and the betterment of India. तो इस पुस्तक के पीछे उद्देश्य यही है कि एक ऐसी किताब लाई जाए जो ऐसे बच्चों को, जिनकी आंखों में लाखों सपने हैं IPS IAS ऑफिसर बनने के, लेकिन वो केवल सपना ही नहीं रह जाए, उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको गाइडेंस मिले कि कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो 7 हीरो हैं इस किताब के, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है, उनकी कहानी से वो प्रेरित हों। G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि देश सेवा के लिए आने वाले युवा अधिकारियों के लिए ये पुस्तक काफ़ी प्रेरणादायक साबित होगी। प्रसार भारती अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने अपने उदयपुर दौरे के दौरान आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सुबह से रात तक प्रसारित प्रत्येक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली और समसामयिक और जनहित के कार्यक्रमों को बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रसार भारती अध्यक्ष ने कार्यक्रमों में नवाचार और अभिनव प्रयोग करने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप वर्ष 2047 के लिए युवाओं की सहभागिता से कार्यक्रम निर्माण पर बल दिया। उन्होंने निरोगी राजस्थान और महिला मुद्दों पर आधारित कार्यक्रमों को प्रतिदिन प्रसारित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन की बात भी कही। अपने दौरे के दौरान सहगल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया और स्टूडियो परिसर का निरीक्षण किया। हमारा प्रयास है कि हम सभी, हमारे जितने ये ब्रॉडकास्टिंग कंपोनेंट हैं, उन सब में कंटेंट इम्प्रूव करके, टेक्नोलॉजी के साथ, नई तकनीक के साथ जोड़ के हम अधिक से अधिक श्रोताओं तक सही व सुरुचिपूर्ण जानकारी और प्रोग्राम देने की कोशिश करें। और उसी कोशिश में मैं पूरे देश के जो हमारे रीजनल केंद्र हैं उनमें मैं दौरा कर रहा हूँ, वहाँ के कार्यक्रमों के कंटेंट्स देख रहा हूँ, उनको अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी लोग, चाहे वो रेडियो स्टेशन है या हमारा दूरदर्शन का केंद्र है, हम सब लोग मिलकर एक जो हमारा प्रसार भारती का मुख्य उद्देश्य है कि हम आम जन को सही, सच्ची, समय पे जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। एक ऐसा मंच जहां मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी की दुनिया के क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स, आर्टिस्ट एक साथ आ रहे हैं। मंच सज चुका है पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के लिए। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में होगा वेब्स 2025 का आयोजन। वेब्स 2025 मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मंच प्रदान करने जा रहा है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मक प्रतिभा और विश्व स्तरीय तकनीकी क्षमताओं के साथ वैश्विक मीडिया और मनोरंजन जगत में नेतृत्व करने को तैयार है। इसका एक ट्रेलर दिखेगा वेब्स 2025 के दौरान। अमिताभ बच्चन से लेकर चिरंजीवी तक विश्व के दिग्गज सितारे भारत की युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने जुटेंगी। Hello, you're coming there, right? Come on, sir. You don't even have to ask me. The biggest names, the biggest ideas, the future of media is going to be shaped right here. But who exactly is going to be there? Global leaders, entertainment's के sharp minds और innovators who are breaking boundaries. Music हो, cinema या live performances, past, present और future icons, सब यही मिल रहे हैं। यार सब कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में? This isn't just about entertainment. The biggest deals, investments, collaborations, this is where they happen. But who's actually leading the conversation? The Prime Minister himself is sitting down with industry leaders, shaping global policies and partnerships. PM is involved.
we're talking about setting global standards, shaping the future of the industry. Wow. Exactly. Global leaders, tech giants, creators, and investors. Everyone who is shaping the future of media is coming together. But what else is happening? From AI-driven storytelling, virtual production, and next-gen content creation. All of it together on one global stage for the world to witness. इतना कुछ बदल रहा है, लेकिन ये सब क्या क्रिएटर्स के लिए सच में मतलब रखता है? Really, nine platforms, better collaborations, a global audience. It's about breaking boundaries and taking creativity to places we never imagined. So this isn't just another event. This is where industries actually transform. Exactly. This is where ideas become reality. The biggest stage, the sharpest minds. I'm definitely in. Are you? 15,000 वर्ग मीटर में फैला ये समिट 100 से अधिक प्रदर्शकों को एक साथ लाएगा, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, मेटा, सोनी, रिलायंस, एडोब, टाटा, बालाजी टेलीफिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, सारेगामा और यशराज फिल्म्स शामिल हैं। इस समिट के केंद्र में 1470 वर्ग मीटर में फैला भारत पवेलियन, जो कला से कूट तक इस थीम के तहत भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाएगा। 4 अनुभव आधारित क्षेत्रों श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर लीप दर्शकों को भारत के इतिहास और वर्तमान की सैर कराएंगे। वेब्स 2025 में विभिन्न राज्यों के विशेष मंडप भी होंगे, जहां वे अपनी सांस्कृतिक और रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। एमएसएमई पवेलियन और स्टार्टअप बूथ मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में उभरते व्यवसायों और इनोवेटर्स को इंडस्ट्री के दिग्गजों, निवेशकों और वैश्विक मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ जोड़ेगा। गेमिंग एरिना एक प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और एक्सबॉक्स, ड्रीम 11, क्राफ्टन जैसे प्रमुख ब्रांड्स शामिल होंगे। वेब्स 2025 जहां परंपरा और नवाचार एक साथ होंगे, जो कहानी कहने, टेक्नोलॉजी और मनोरंजन के भविष्य को आकार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनआईए ने आज 26/11 के मास्टरमाइंड थाउर राणा को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान एनआईए की टीम ने कोर्ट से थाउर की 12 दिन की रिमांड मांगी। एनआईए ने 12 दिन की कस्टडी की मांग करते हुए दलील दी कि राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके बाद अदालत ने थाउर राणा को 12 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बताया गया है कि विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने एनआईए की अर्जी पर पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन शाम को हुई सुनवाई के दौरान थाउर राणा को 12 दिन की रिमांड पर भेज दिया। अब एनआईए की टीम थाउर राणा से 12 दिन तक पूछताछ करेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पूर्वी बस्तर डिवीजन परतापुर एरिया कमेटी एवं पश्चिम बस्तर डिवीजन भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से 14 माओवादियों पर 28,50,000 रुपये का इनाम था। समर्पण करने वालों में परतापुर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी, पार्टी सदस्य, एओबी डिवीज़न के पीएलजीए सदस्य, माण डिवीज़न प्लाटून नंबर 32 के पार्टी सदस्य, केएएमएस अध्यक्ष, जनताना सरकारी स्कूल के शिक्षक, मिलिशिया कंपनी डेप्यूटी कमांडर, सीएनएम सदस्य, जनताना सरकार सदस्य, सावनार, कमकानार, केश, कुतुल, चेरली एवं कंचाल आरपीसी के अन्य सदस्य शामिल हैं। संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद, समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सुरक्षित पारिवारिक जीवन जीने की चाह के चलते माओवादियों ने आत्मसमर्पण किए। 1 जनवरी 2025 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 213 माओवादी गिरफ्तार हुए। 203 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया एवं जिले में अलग अलग मुठभेड़ में कुल 90 माओवादी मारे गए। आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन स्वरूप 50-50 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। देश में औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। मार्च महीने में देश में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी की दर 3% रही। फरवरी माह में ये 2.9% पर रही थी। माइनिंग सेक्टर में ग्रोथ फ्लैट रही, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3% और विद्युत उत्पादन में 6.3% की बढ़ोतरी हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 23 में से 13 सेक्टर्स में सकारात्मक प्रदर्शन नजर आया। बेस मेटल्स, मोटर व्हीकल और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के उत्पादन में बढ़त दर्ज की गई है।
ऑटो कंपोनेंट्स के उत्पादन में भी बढ़ोतरी दिखाई दी है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच IIP 4% पर रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में IIP जारी करने की तारीखों में बदलाव किया है। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े अब 42 दिन के अंतर के बजाय 28 दिनों के भीतर ही जारी किए जाएंगे। सांख्यिकी मंत्रालय ने डाटा संग्रह में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए निश्चित समय सीमा में आर्थिक आंकड़े जारी करने का फैसला लिया है, जो वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम श्रेणी में आता है। 1937 से देश में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी किया जा रहा है। अभी तक 42 दिनों के बाद हर महीने की 12 तारीख को ये आंकड़े जारी किए जाते थे। मंत्रालय ने इसे अब हर माह की 28 तारीख को जारी करने का फैसला लिया है। भारत की मिड डे मील योजना से प्रेरणा लेते हुए इंडोनेशिया ने लाखों स्कूली बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क पौष्टिक भोजन खिलाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के अलावा ये कार्यक्रम उनके माता पिता के सर से बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की चिंता को भी कम कर रहा है। कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए ये अक्सर उनके दिन का सबसे पूर्ण भोजन होता है। जकार्ता से देखिए हमारे संवाददाता चांदनी वासंदानी की ये खास रिपोर्ट। सुबह के 11 बजे के आसपास का समय है और ये छात्र जकार्ता के एक मिडिल स्कूल में हैं। ये इन छात्रों के लिए अपनी लंच लेने का समय है, जो सरकार की ओर से शुरू किए गए मुफ्त पोषण भोजन योजना का हिस्सा है। जनवरी की शुरुआत में शुरू होने के 4 महीने बाद ये योजना करीब 30 लाख स्कूली बच्चों तक पहुंच चुकी है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय पोषण एजेंसी इस योजना की देखरेख कर रही है। ये करीब 4 अरब 30 करोड़ डॉलर का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों के पोषण में सुधार करना और शैक्षिक परिणामों को बढ़ावा देना है। बच्चे बहुत आभारी और कृतज्ञ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन मुफ्त स्वस्थ भोजन मिल रहा है। वे आमतौर पर भोजन के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसे बचाया जा सकता है या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे इस कार्यक्रम के लाभों को महसूस करते हैं और उनके माता पिता भी खुश हैं। विशेषज्ञ सरकार की इस पहल को सकारात्मक बता रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इसे दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ जोड़ना जरूरी है। अन्य लोगों का कहना है कि अगर कार्यक्रम में इंडोनेशिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती, जहां खाद्य सुरक्षा सबसे जरूरी है, तो इसका प्रभाव अधिक हो सकता है। अतः यदि हम छोटे स्तर पर तथा अधिक लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें, उदाहरण के लिए पापुआ या अन्य कमजोर समुदायों में बच्चों और गर्भवती माताओं पर, तो मुझे लगता है कि अभी जैसे बड़े पैमाने पर करने की तुलना में इसके अधिक प्रभावशाली परिणाम हो सकते हैं। इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि वे भारत की सफल मिड डे मील योजना का अध्ययन करने के लिए एक टीम भेजेंगे, ताकि इंडोनेशिया की पोषण भोजन योजना को सफल बनाया जा सके। व्यापक स्तर पर यह कार्यक्रम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को भी लक्षित करता है। इंडोनेशियाई सरकार ने इस साल के अंत तक 82 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। डीडी न्यूज के लिए जकार्ता से चांदनी वासंदानी की रिपोर्ट। और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 OTT सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑक्सटिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के परिवार और राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच एक समझौता हुआ है। समझौते के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार अब डॉक्टर कलाम से जुड़े सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखेगा। ईडी ने सोमवार को शराब घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर कार्रवाई की। ईडी ने इंदौर, भोपाल, मंदसौर और जबलपुर सहित कई जिलों में आबकारी अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 71 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक चालान घोटाले के मामले में की गई है। पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। 4 मई को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक होगी। हालांकि किसान संगठनों ने 4 मई को होने वाली बैठक में पंजाब सरकार को दूर रखने की मांग की है।
विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 4 मई को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट को खोलने से पहले मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो साझा किया है। छत्तीसगढ़ में सोमवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। अमरकंटक इलाके में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और ओलावृष्टि हुई। वहीं अमरपुर में बर्फ की मोटी परत खेतों में जम गई, जिससे धान की फसल खराब हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदला हुआ है। आईपीएल 2025 का आधा टूर्नामेंट लगभग समाप्त हो चुका है और प्लेऑफ के लिए टीमें अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम बेहतर खेल दिखाती है। कुछ टीमों के लिए टॉप 4 के लिए जगह बनाना आसान होने वाला है। इसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी शामिल है, जो प्लेऑफ के लिए अपना मजबूत दावा पेश कर रही है। ऐसे में दिल्ली की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करने वाली है। दिल्ली की टीम के मौजूदा समय में 12 अंक हैं और अगर वो आने वाले समय में 2 मैचों में और जीत हासिल कर लेते हैं तो वो प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। दिल्ली केकेआर के इस मुकाबले पर बातचीत की दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अशोक शर्मा से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम में एक बार फिर से आईपीएल का एक और बड़ा मुकाबला खेला जाना है, जो होगा डीसी वर्सेस केकेआर। किस तरह का ये मुकाबला रहेगा, किस तरह की उम्मीद करते हैं इस मुकाबले से अशोक जी? 29 तारीख को मैच होना है, उसके लिए दिल, दिमाग और हिम्मत से लड़ना पड़ेगा अगर एलिमिनेटर नॉकआउट के अंदर जाना है। जितने भी सपोर्टरों का उनका सपोर्ट के साथ केकेआर से टक्कर देंगे। आईपीएल का जो ये फेस्टिवल होता है ना 1.5 महीने का, छुट्टियां होती हैं स्कूलों में, तो ये एक उत्सव की तरह आईपीएल हो गया। केकेआर को साफ करना है तो दिल्ली कैपिटल्स को क्या कुछ करना पड़ेगा? और रहा केके राहुल का, तो अब उसके लिए कहना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है दिल्ली कैपिटल की तरफ से। और आने वाला मैच इन दोनों ने ही जिताया और इन दोनों को एक रणनीति अपनानी पड़ेगी। जो इनका फील्डिंग कोच है उसको दबाव देना पड़ेगा टीम के ऊपर कि कल जो ये मैच कैच छूटे हैं उसकी वजह से ही दिल्ली ये मैच लूज़ कर गई है। और कहते हैं ना, कैच जो पकड़ेगा वही मैच जीतेगा। दिल्ली की सपोर्ट तो विराट चाहे कहीं भी जाए, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाए, दिल्ली की सपोर्ट तो उनके साथ रहेगी ही रहेगी। विराट हमारा घर का हीरो है और अब तो इंडिया का भी हीरो है। क्या केकेआर कुछ अच्छी रणनीति लेकर आएगी या दिल्ली कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड में अपने समर्थकों के बीच एक बार जीत दर्ज करेगी? कैमरा शुभ के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। देखिए, दिल्ली की जो टीम है डे बाय डे अच्छा इंप्रूव कर रही है, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस। हम तो दुआ करते हैं कि दिल्ली इस बार फर्स्ट आए, जिसकी की उम्मीद भी है कि जैसे केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, फॉर्म में, अक्षर पटेल बहुत बढ़िया टीम में काम कर रहे हैं, तो हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं कि हमारी टीम फर्स्ट आनी चाहिए। केकेआर एक अच्छी टीम है, मजबूत टीम है, लोगों में उसको मैच देखने का क्रेज़ भी है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस मैच को 100% जीतेंगे। एक जुनून है, दिल्ली वाले चाहते हैं कि दिल्ली की टीम जीते, तभी हमारा नाम होगा। हमारी तो शुभकामनाएं, हम जितने भी मैनेजमेंट से जुड़े हैं या आम आदमी सब चाहते हैं दिल्ली की टीम जीते। रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी पहले की तरह जारी है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव कहें या रूस की कोई नई रणनीति, रूस ने विक्ट्री डे समारोह का हवाला देकर यूक्रेन के खिलाफ 8 से 10 मई तक 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर रूस और उत्तर कोरिया ने ये साफ कर दिया है कि रूस के कुर्स्क के इलाके में रूसी सेना ने उत्तर कोरिया की मदद से यूक्रेनी सैनिकों को बाहर कर दिया है। इस सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी युद्ध विराम को लेकर सीधी बातचीत कब होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। शायद राष्ट्रपति पुतिन को लगने लगा है कि रूस राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय तक नाराजगी झेल नहीं पाएगा। कहीं ट्रंप का खराब मूड रूस का बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। ट्रंप तो क्रीमिया भी रूस को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मास्को के रुख में अभी तक नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन पिछले दिनों ट्रंप ने पुतिन से कड़े शब्दों में कह दिया कि बहुत हो गया, बंद करो खून खराबा। अब रूस ने थोड़ी लचक दिखाते हुए 3 दिन के अस्थायी युद्ध विराम का एक तरफा ऐलान कर दिया है। ये युद्ध विराम 8 मई से 10 मई तक लागू रहेगा। मास्को ने कीव से भी इस युद्ध विराम का पालन करने की अपील की है। 72 घंटे का ये युद्ध विराम मास्को में द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों के बीच पड़ेगा।
क्रेमलिन ने कहा है कि मानवीय भावनाओं के आधार पर रूस विजय दिवस के दौरान युद्ध विराम कर रहा है और इस दौरान सभी सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो रूसी सेना उचित और प्रभावी जवाब देगी। इससे पहले ईस्टर के मौके पर 30 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सैकड़ों बार युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया था। यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कीव स्थायी, टिकाऊ और पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा कि अगर रूस वास्तव में संघर्ष विराम चाहता है तो उसे तुरंत अपने हमले बंद कर देने चाहिए। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध समाप्त करने के लिए स्थायी युद्ध विराम चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की के रवैये से काफी निराश हैं और युद्ध बंदी के लिए दोनों नेताओं को बातचीत की मेज पर ही आना होगा। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी। इस बीच उत्तर कोरिया ने पहली बार माना है कि उसकी सेना ने रूसी क्षेत्र कुर्स्क पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद पुतिन ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की बहादुरी और समर्पण की तारीफ की। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन जारी करते हुए कहा कि प्योंगयांग के सैनिकों ने रूसी योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मातृभूमि की तरह हमारी मातृभूमि की रक्षा की। इससे पहले 26 अप्रैल को रूस ने दावा किया था कि कुर्स्क प्रांत पर अब पूरी तरह से उसका नियंत्रण हो चुका है। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे को खारिज कर दिया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।